आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, वर्णमाला क्या होता है और वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सारे डिटेल्स हम आज जानने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। तो वर्ण का परिभाषा इस प्रकार से होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है, सबसे पहले जाने कि वर्ण क्या है। वर्ण ध्वनि है। वर्ण क्या है? ध्वनि। जब हम किसी चीज को बोलते हैं, पहले जब स्टार्टिंग में मनुष्य बोलना सीखा तो उसको पास कोई लिपि नहीं था, लिखने का कोई ढंग नहीं था, तो सिर्फ बोलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ, मनुष्यों का विकास हुआ, तो जो बोली था, जो ध्वनि था, उसको लिखना शुरू किए। तो जब लिखना शुरू किए तो उसी को कहा गया वर्ण। जैसे कि हमें माँ लिखना है, तो मनुष्य ने क्या बनाया कि माँ को हम ऐसे लिखेंगे। बोल रहे हैं का, तो का को इस प्रकार से लिखा गया, का हो गया। बोल रहे हैं पा, तो पा को इस प्रकार से लिखा गया, तो पा हो गया। तो यही जो है वर्ण है, ये मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि मतलब कि हम जो बोलते हैं उसको लिख दिया गया है, तो इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है, वर्ण है। तो अब हम जानेंगे कि वर्ण का सटीक परिभाषा क्या है। तो वर्ण ध्वनि है और ध्वनि का सबसे छोटा इकाई है। ध्वनि का सबसे छोटा इकाई जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा बहुत जरूरी है याद करने के लिए और समझने के लिए। तो वर्ण का परिभाषा इस प्रकार से होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, देखिए परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख लिया इस प्रकार से। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि इंपॉर्टेंट, मूल ध्वनि मतलब इंपॉर्टेंट ध्वनि, सबसे छोटा इकाई, ध्वनि का सबसे छोटा इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसको और जो है भाग में और छोटा भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, जैसे अ है, तो अ को हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। आ, ई, बड़ी। अगर ऐसे बात करें, का, खा, चा, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ण है और इसको हम छोटे छोटे पार्ट में और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं साइंस, तो साइंस में पढ़ना होता है कि परमाणु को तीन भागों में बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उससे छोटा कोई भाग नहीं होता है, उससे छोटा और हम कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई भाग नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ण भी ऐसे ही है कि सबसे छोटा इकाई जब हम किसी बात को बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, देखिए समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम जो है एक वर्णों का समूह है, इसमें बहुत सारे वर्ण हैं, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे और इसमें एक एक वर्ण को निकालेंगे। तो जब राम को तोड़ेंगे तो पहले आएगा र, हलंत, हलंत र और प्लस आ की मात्रा, ऐसे र और आ मिलकर बन जाएगा राम। उसके बाद आएगा हलंत म और आ की मात्रा, ये दोनों मिलकर बन जाएगा पूरा म। तो रा और म, रा, तो आधा रा प्लस आ प्लस आधा म प्लस आ इक्वल टू जाता है राम। ये हम इसको तोड़ दिए, इसको और भाग में नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्ण क्या है और कैसे जो है इसको समझ सकते हैं आसानी से। अब जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
अब हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो डिटेल से हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे स्वर वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे, आप पढ़े होंगे स्वर वर्ण का परिभाषा। स्वर वर्ण उसको कहते हैं जो स्वतंत्र रूप होता है, जिसका मतलब कि किसी से कोई सहायता नहीं लेता है। इसका परिभाषा सटीक रूप से अगर बोले तो ऐसे होता है कि वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है, किसी और का सहायता नहीं लेता है, तो उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, वैसा वर्ण स्वर वर्ण क्या होगा, स्वर वर्ण हो जाएगा वैसा वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के लिखा या बोला जाता है। मतलब ये कि स्वर वर्ण जो है किसी के सहायता या किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये खुद पे डिपेंड होता है, ये खुद से ही अपना करता है। जैसे कि अगर हम बात करें आ, जो हम आ बोल रहे हैं तो मतलब आ जो बोल रहे हैं एकदम डायरेक्ट कंठ से जो है आवाज निकल रहा है और इसमें किसी भी चीज के सहायता नहीं लिया जा रहा है। आ ई, तो ये जो है क्या है, ये है स्वर। तो अगर हम जैसे लिखें तो जैसे लिखेंगे आ छोटी ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ, इसमें री भी शामिल होता है, तो री ए ओ और अ। तो ये है स्वर वर्ण। और अंग और आह जो होता है वो स्वर वर्ण में नहीं गिना जाता है, क्योंकि उसको जो है व्यंजन वर्ण की तरह बनाया जाता है। मैं उसको भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले हम जानते हैं कि स्वर वर्ण जो है कितने हैं। तो कुल रूप से स्वर वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। तो लिखेंगे 11 होते हैं। ये आ से लेकर ओ तक जो है स्वर वर्ण होता है और इनकी संख्या 11 है। अब बात करते हैं कि स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण जो है दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और दोनों को जो है इसका परिभाषा बहुत इजी है, देखिए समझिएगा। तो जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, थोड़ा सा कम समय लगता है, किसके अपेक्षा, दीर्घ स्वर वर्ण के अपेक्षा कम समय लगता है, तो उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। या ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें कम समय लगता है बोलने में, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे जिस वर्ण के उच्चारण, हाँ, जिस वर्ण का उच्चारण कम समय में होता है, क्या होता है, कम समय में होता है, उसे ह्रस्व स्वर का, और इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। इसे कहते हैं मूल स्वर, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। यही है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन है, तो इनकी संख्या 4 इस प्रकार से है, देखिए जैसे लिखते हैं आ, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ और री, ये है, ये 4 है ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं आ, तो आ जो है कम समय लगेगा। इसके अपेक्षा अगर हम बोलते आ, तो आ कम समय ले रहा है, आ ज्यादा समय ले रहा है। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर, ई हो गया छोटी वाली, छोटा वाला उ और री, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल मतलब कि सब जो है इन्हीं से बने हैं। तो ये जो है मतलब बेसिक है, इसी से सब कुछ का निर्माण हुआ है, तो ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, इसका परिभाषा और भी आसान है, इसको समझना और भी आसान है। दीर्घ स्वर वर्ण, तो जिसका उच्चारण में 2 गुना समय लगता है या अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा
अधिक समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो लिखेंगे जिसका उच्चारण ऐसे, जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय में होता है या अधिक समय लगता है उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो ह्रस्व स्वर हो गया कम समय लगने वाला, दीर्घ स्वर हो गया ज्यादा समय लगने वाला। इसको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। अगर समझ लोगे तो जो है आसानी से याद जाएगा। इसकी संख्या 7 है। कौन कौन है देखिए समझते हैं। इसमें आ जाता है आ की मात्रा, आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ऊ, री तो नहीं होगा, री तो इसमें आगे है। फिर आता है ए, ए, ओ और औ। ये आ, बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ऊ, ए ओ और आओ, इनकी संख्या कितना हो गया 7 हो गया। तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो गया और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो गया। 7 4 कितने हो गए 11। कितना हो गए 11 हो गए। तो स्वर वर्णों की संख्या कितना है 11। तो ये हम समझ गए हैं, स्वर वर्ण को अच्छे से समझ गए। हम एक बार फिर से आपको दोहराते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे, जो बिना किसी वर्ण की सहायता लिए बोला जाता है। इसके ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं होता है। और स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कौन कौन, आ ई ऊ री ए ओ और औ। अंग और आह जो है स्वर वर्ण में नहीं गिने जाते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का क्या होता है, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं, आ, छोटी वाला ई, छोटा वाला ऊ और री। अब जान लेते हैं दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। तो दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लेता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लेता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। इसकी संख्या 7 है। कौन कौन है, आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ऊ, ए ओ और औ। तो ये हो गया स्वर वर्ण, जिसको हम डिटेल से जाने। अब जान लेते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होगा, क्या उसका परिभाषा होगा, देखते हैं। व्यंजन वर्ण का परिभाषा बिल्कुल आसान है, स्वर वर्ण से भी आसान है। देखिए कैसे होता है। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, जो बिना किसी सहायता के बोला जाता है। और व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर वर्ण पर डिपेंड होता है, मतलब कि स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो परिभाषा इस प्रकार से जाएगा। परिभाषा लिखेंगे कि वैसा वर्ण जो ऐसे स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाएगा उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है क, तो ये जो क है, ये क का निर्माण हलंत का और आ के मिलने से हुआ है। हलंत का मतलब कि आधा का और आ जब दोनों मिलता है तो पूरे का निर्माण करता है। तो ये जो है स्वर वर्ण की जो है स्वर वर्ण है और इसका सहायता से ही इसको लिखा जाता है या बोला जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल देखें, अगर देख ले च, तो हलंत च और आ मिलकर जो है पूरा च का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये स्वर वर्ण पर डिपेंड है। हम बोलते भी हैं, अगर बोलते हैं क, तो क बोलते हैं तो क तो निकलता है कंठ से, लेकिन इसके लास्ट में आ की मात्रा भी जुड़ जाता है, क च। तो ये जो है क च ट प कुछ भी बोले थे तो इसमें क्या होता है, आ की मात्रा जुड़ा हुआ होता है। तो ये है व्यंजन वर्ण। इन व्यंजन वर्ण में रखा गया है जो स्वर वर्ण पर डिपेंड होता है, उस पर आश्रित होता है, उसका सहायता लिया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं व्यंजन वर्ण कितना प्रकार का होता है। तो देखिए मुख्य रूप से मेनली अगर कहें तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण अगर आप कहीं देखोगे तो व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार 5 प्रकार भी मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहीं बात करें तो मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण को 3 भागों में ही बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
ऐसे व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। और बाकी संयुक्त व्यंजन वर्ण भी आते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण भी आते हैं। तो व्यंजन वर्ण में ही आते हैं, ऐसा नहीं कि वो व्यंजन वर्ण से अलग है, इसमें आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं, वो जो है हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, अंतस्थ किसे कहेंगे और ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा वर्णमाला जानना चाहिए। वर्णमाला जो है क्या होता है, तो पहले हम वर्णमाला जान लेते हैं और उसके बाद जो है इसको हम समझेंगे तो और ज्यादा आसानी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वर्णमाला लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को जो हम एक सही तरीके से जब हम उसको सजा देते हैं, जब सारे वर्णों को एक जगह लिख देते हैं तो उसे कहते हैं वर्णमाला। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे। चलिए अब वर्णमाला लिखते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम आएंगे का ख देख लेते हैं, क ख ग घ और अंग, ऐसे अंग। यहाँ ऐसे अंगा भी पढ़ सकते हैं या अड़ा भी पढ़ सकते हैं। देखिए तो इसी प्रकार होता है क च ट त और प, कचट तप, कचट तप। और इसमें जो है 5 होते हैं अक्षर, तो ये हो जाएगा च छ ज झ और ञ, ट ठ ड ढ और न, त थ द ध और न, प फ ब भ और म। ये हो गए क से लेकर प तक। और इन सब को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या? स्पर्श। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस साइड लिखता हूँ, इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये स्पर्श वर्ण हो गया, ठीक है, स्पर्श व्यंजन ऐसे। अब बात कर लेते हैं आगे की, मिटाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आगे, तो इसके बाद आता है य र ल और व। ये चारों जो होते हैं इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, इस प्रकार से। और उसके बाद आता है, इसके बाद आता है तलव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, और आता है ह। ये 4 होते हैं, इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 भागों में मैंने बांटा था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और ये जो है ये, इनकी संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन देखिए कितना प्रकार के हुआ, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 प्रकार के हैं। और मतलब 5 यहाँ पे 5 लाए, इधर से 5 लाए, 5 5 25, ये 25 हो गए। य र ल व अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं और इनकी संख्या कितना है? 4। स और ह, इनकी संख्या कितना है? ये भी 4 है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 25, 4 और 4 8। मतलब कि हम अगर पूरा कहा का पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें छूटा हुआ, क्या छूटा हुआ है, इसमें हम छोड़ चुके हैं अभी छ, त्र, ज्ञ और एक स्र भी होता है ऐसे। अगर हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो स्र को भी लेना पड़ेगा, तो स्र भी होता है। इन्हें कहते हैं संयुक्त वर्ण, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसका हम परिभाषा भी जानेंगे, बगल में हम परिभाषा भी लिख देंगे। पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो छ हो गया, संयुक्त छ कहते हैं इसको, त्र, ज्ञ और स्र, इसे कहेंगे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है,
इसका निर्माण किया जाता है। जब दो वर्ण मिलकर जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। एक होता है ढ, ऐसे यहां पर लिखता हूं, ये इसके नीचे जो है ड होता है, इसके नीचे एक बिंदु लगाया जाता है और एक ढ भी होता है ऐसे। तो इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण। इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या 2 हो गया। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और एक होता है अंग और आ, ये अंग और आ, इनकी संख्या 2 होता है। और इसे स्वर वर्ण नहीं कहते हैं। हम बोलते हैं ना स्वर वर्ण जो है नहीं आता है, स्वर वर्ण नहीं आता है, इसे जो हम कहते हैं अयोग्य वाह कहते हैं। अयोग्य वाह, ये अयोग्य वाह में आता है। स्वर वर्ण लास्ट में हम जोड़ देते हैं स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। स्वर वर्ण अभी पढ़े 11 प्रकार के होते हैं, आ से लेकर ओ तक। तो अगर हम अब टोटल जोड़ें, पूरा को जोड़ लेते हैं, तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए? तो वर्णमाला में 25 ये हो गए, 4 4 4 2 2 और ये 11। इनकी संख्या कितना है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11। अगर हम कुल को जोड़ ले तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया? 52। तो लिखेंगे कुल वर्णों की संख्या या कुल वर्ण 52 है, ऐसे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। और 52 कैसे है, कौन से है, सारे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो अब हम जानते हैं बारी बारी से सबका परिभाषा जान लेते हैं कि क्या किसका क्या परिभाषा होता है। इसके बाद हम जानेंगे उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हम लिखते हैं परिभाषा यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा। देखिए स्पर्श व्यंजन जब हम बोलते हैं, अगर हम और डिटेल्स में जाए तो क ख ग घ अंग, ये जो है कंठ से निकलता है। ठीक है, यहाँ क्या निकलता है? कंठ से। ये च छ ज झ ञ ये तालु से निकलता है। तो ये जो है अलग अलग उच्चारण स्थान से निकलते हैं। तो हम ऐसे परिभाषा लिखेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण का कि वैसा वर्ण ऐसे। स्पर्श व्यंजन का हम ये परिभाषा बना दिए हैं, मतलब बना गया है ताकि समझ सके आसानी से। लेकिन ऐसे आप याद कीजिएगा कि ये जो है क से लेकर प तक 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ। मुख को जो हमारा साउंड क्रिएट करने वाला जो यंत्र कह सकते हैं, तो ये जो हमारा गला है, गला से यहाँ से लेकर जो है मुंह तक, ये 5 भागों में बांटा गया है। इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। और उसमें आता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और इन्हीं के स्पर्श होने से स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो अपने आप में महसूस कीजिएगा कि हम जब किसी चीज को बोलते हैं तो ये हमारा जो कंठ है, जो यहाँ से गले से गले के ऊपर जो मुंह तक आता है, इसमें कुछ चीजें स्पर्श होती है, कुछ भवरेट होता है, भवरेशन होता है, कंपन होता है, तब जाकर साउंड का निर्माण होता है, जब हम किसी चीज को बोल पाते हैं। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है इन्हीं सबके स्पर्श से, टच होने से, कंपन होने से साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है, इसलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण ऐसे। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का परिभाषा इस प्रकार से जाएगा, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जीभ, कंठ, तालु के हल्के स्पर्श, हल्का मतलब कम, या बोलते हैं तो हल्का स्पर्श होता है, तो हल्के स्पर्श से होता है, उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे अंतःस्थ है,
उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिसका उच्चारण जो है हल्के स्पर्श से होता है। जैसे हम या बोलते हैं या, तो या, ये जो है या हल्के स्पर्श होता है, इसमें ज्यादा वाइब्रेट जो है हमारा ये जो गला है, जो अंदर का पार्ट है, वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ज्यादा कंपन नहीं कर रहा है। र, ल, व, ये जो है हल्के स्पर्श होने के कारण जो है इसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा गया है। और इसकी संख्या कितनी है? संख्या 4 है। अब जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण, देखिए मैंने सिर्फ ऊष्म वर्ण लिखा है, समझ जाएगा ये व्यंजन वर्ण का ही पार्ट है, तो ऊष्म व्यंजन वर्ण है। ऊष्म व्यंजन वर्ण जो है, ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्म मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब होता है गर्मी। तो जब हम स को बोलते हैं, तो बोलने में जब हम बोलते हैं तो एक घर्षण होता है, जब हम बोलते हैं तो एक घर्षण होता है और ऊष्मा पैदा होता है, और इसी से हम इसका नाम रखा गया है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे ऐसे, वैसा वर्ण जिसका जिसे बोलते समय या जिसका उच्चारण करते समय ऊष्मा मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि स और ह है, और इसकी संख्या कितना है? 4 है। इसकी संख्या भी 4 है। मैंने सबका जो है बोर्ड पे लिख दिया है साफ सुथरा, ताकि आपको याद करने में और समझने में जो है कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये मेन रूप से मैंने बताया था आपको, मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, और ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। और इनका सबका एग्जाम्पल जो है मैंने साफ सुथरा सामने लिख दिया है। ये कौन कितने होते हैं वो भी लिखा हुआ है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, ये का इसका एग्जाम्पल क्या है? क, च, ट, त, प, याद रखिएगा। कचट, कचट, तप याद रखिएगा। इसे कवर्ग भी कहा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल देता है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग कहने का मतलब है कि क से लेकर अंग तक। चवर्ग का मतलब है कि च से लेकर य तक। और इनकी संख्या कितना है? 25 है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हुआ? 25। अंतस्थ व्यंजन वर्ण या अलावा को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है, इसकी संख्या 4 होता है। ऊष्म व्यंजन वर्ण श और हा को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है, इसकी संख्या 4 है। बाकी ये जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन वर्ण, अयोग्य और स्वर तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण भी क्या होता है, किसे कहते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण का परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि वैसा वर्ण ये जो है अलग है यहाँ से। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण या जिसका निर्माण जो है 2 वर्णों के मिलने से होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि इसकी संख्या जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 है, और चारों को मैं तोड़ बताता हूँ। छ जो है, छ का निर्माण कैसे हुआ है? ये छ, तो जब हलंत का मतलब कि आधा का, और ये मूर्धन्य सा, ये वाला मूर्धन्य सा जब आपस में मिल जाता है, थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूँ, जब आपस में मिल जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इस छा का निर्माण होता है, जिसे हम संयुक्त छा भी कहते हैं। इस प्रकार से त्र, त, आधा त और रा मिलता है तो बनता है त्र। इस प्रकार से ज्ञ, तो जब आधा ज और या मिलता है, जब आधा ज और या मिलता है तो बनता है ज्ञ, इसे ज्या भी कहते हैं, कभी कभी इसको ज्या भी पढ़ते हैं। स्रा, ये स्रा है। जब तलव्य सा, आधा जो है तलव्य सा और र मिलता है तो स और र स्रा बनता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त मतलब कि जिसका निर्माण 2 वर्णों के मिलने से हुआ है। अकेले जो है ये कोई वर्ण नहीं होते हैं, इसको जो है बनाया गया है, इसे जो है बनाया गया है, तो ये संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। इस प्रकार से द्विगुण व्यंजन वर्ण होता है, जो कभी कभी इसका उपयोग जो है वो शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं पढ़ाई, तो यहाँ पर जो ढा की मात्रा आ रहा है वो द्विगुण व्यंजन वर्ण का आ रहा है। लड़ाई, यहाँ पे जो अड़ा की मात्रा आ रहा है वो ये आ रहा है द्विगुण व्यंजन वर्ण का।
और अंग और आह को अयोग्य वाह वर्ण बोला जाता है। ये ये स्वर वर्ण में नहीं जोड़े जाते हैं। इसका भी निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है किसकी तरह? संयुक्त व्यंजन वर्ण की तरह। जैसे कि अगर हम अंग का बात कर ले, अंग की बात कर ले, ये अयोग्य वाह की बात करते हैं, तो अंग की बात कर ले तो जब आ और अनुस्वार मिलता है, जब आ और अनुस्वार मिलता है तो अंग का निर्माण होता है। ऐसे आह की बात कर ले तो जब आ और विसर्ग मिलता है, ऐसे विसर्ग होता है, आ और विसर्ग मिलता है तो आह का निर्माण होता है। इसी कारण से ये जो है, इसी कारण से इसको स्वतंत्र नहीं माना गया है। मतलब कि इसका जो है उच्चारण जो है, इसका उच्चारण करने में हम किसी का सहायता ले रहे हैं, इसलिए इसे स्वर वर्ण के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसे अयोग्य वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण तो हम पढ़ा चुके हैं, 11 होते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्ण को हम देखिए आज। व्यंजन वर्ण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। बाकी संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं, द्विगुण भी होते हैं, अयोग्य वाह भी होता है। और वर्णमाला भी जाने कि वर्णमाला जो है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और इसकी संख्या 52 होती है। 52 कैसे होती है? तो मैंने सामने सब कुछ लिखा है। स्पर्श व्यंजन वर्ण 25, अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4, ऊष्म व्यंजन वर्ण 4, संयुक्त व्यंजन वर्ण 4, द्विगुण 2 होता है, अयोग्य वाह 2 होता है और स्वर वर्ण 11 होते हैं। सबको जोड़ लेने पर आपको 52 वर्ण मिल जाएगा। तो हिंदी अगर पूछ दे एग्जाम्पल में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्पर्श वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 25। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। ये 25 कौन कौन है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। यार अलावा ये कौन से वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। सा, सा, श और ह कौन से वर्ण है? ऊष्म व्यंजन वर्ण है। संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त वर्ण क्या होता है? तो जिसका निर्माण 2 वर्णों के मिलने से होता है। छ का निर्माण कैसे होता है? तो हलंत का और सा जब मिलता है तो संयुक्त छ बनता है। ज्ञ का निर्माण कैसे होता है? तो हलंत ज और य मिलता है तो ज्ञ का निर्माण होता है। तो हम स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं, व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं। आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब हम जान लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है और किसका जो है उच्चारण कहाँ से होता है। देखिए मैंने एक मनुष्य का चित्र बनाया है जिसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो मुख होता है वो कितने भागों में बांटा होता है। मुख यहाँ से गले से ऊपर का जो भाग है। तो इसमें हम अगर उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान पहले जानते हैं किसको कहते हैं। उच्चारण स्थान कहेंगे जिसके सहारा से, जिसके माध्यम से हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। देखिए क्या क्या है। यहाँ जो है कंठ है, यहाँ ये जो है कंठ होता है, तो इसे कंठ पहला भाग होता है कंठ। इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ आता है तालु, और ऊपर आते हैं तो आता है मूर्धा, ऐसे। उसके बाद आता है दांत, दंत जिसे कहते हैं, दांत कहते हैं, तो लिखते हैं दंत। और सबसे लास्ट में आता है ओष्ठ, जिसे ओठ भी कहते हैं, ओष्ठ। ये 5 भाग हैं जिसके द्वारा हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। वर्ण उच्चारण स्थान को 5 भागों में बांटा गया: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब हम जानेंगे कि कौन कौन जो है क्या क्या कहाँ पे किसका उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठ। देखिए बहुत ही इजी है, एकदम आसान जो है समझना है। आप इसको जो है बस ध्यान से समझिएगा। समझते समय आप सारा ध्यान जो है यहाँ दीजिएगा। देखिए आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे पहला है कंठ। तो कंठ जो है कवर्ग जो होता है, ये कवर्ग ऐसे, ये कवर्ग जो है वो सारा का सारा जो है किसे उपयोग होता है? इसे कंठ कहते हैं, कंठ कहते हैं इसको, कंठ। ऐसे कंठ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो कंठ से ही होता है।
तो कंठ। तो अगर हम कंठ की बात करें तो कवर्ग, कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा। उसके बाद आता है तालु। तो तालु जितना भी चा से लेकर यहाँ तक है वो तालु से इसका उपयोग होता है। तो इसको तालव्य भी कहते हैं, तालव्य। तालव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो अगर हम बात कर ले हैं तालु की, तालु की बात कर लेते हैं तो इसमें चा वर्ग आ जाएगा। उसके बाद आता है मूर्धा, उसके बाद आता है दंत, और होता है उसके बाद आता है ओष्ठ, जिसे ओठ भी कहते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। टवर्ग जितने भी हैं ट से लेकर न तक, इसका उच्चारण स्थान जो है वो होता है मूर्धा। इसे मूर्धन्य भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो मूर्धा से होता है, टवर्ग। उसके बाद आता है तवर्ग। तवर्ग का उच्चारण स्थान ता। जब हम ता बोलते हैं, ता बोलिए, था बोलिए, तो दांत के साथ स्पर्श जरूर होता है। दांत के बिना स्पर्श के बोला ही नहीं जा सकता है। तो ये होता है दंत, मतलब इसका उच्चारण जो है वो दांत से होता है, दंत। और पवर्ग जो है पा फा बा भा मा, अगर हम ओष्ठ का इस्तेमाल न करें, ओठ का इस्तेमाल न करें तो हम पा नहीं बोल पाएंगे। पा बोलिए, पा। तो जो दोनों ओठ है वो स्पर्श कर रहे हैं, तो पवर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है, मतलब ओष्ठ ही होता है। ये ओष्ठ के सहारा से बोला जाता है। तो देखिए कितना आसान और सरल है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ याद रखिएगा, ये उच्चारण स्थान है। और पहला कवर्ग कंठ होता है, दूसरा चवर्ग होता है, तालव्य का उपयोग होता है, ता से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। टवर्ग, मूर्धा, तवर्ग, दंत और पवर्ग, ओष्ठ, ये 5 प्रकार है, 5 भाग है, और 5 भाग का इस्तेमाल जो है ऐसे किया है। तो मतलब कितने आसान तरीके से इसको सजाया गया है कि पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं, दो जगह लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ मूर्धा का इस्तेमाल किसका, मूर्धा से हम किसका उपयोग करते हैं, किसका उच्चारण करते हैं? टवर्ग का। इसे हम टवर्ग कहेंगे। टा के जितने भी टा से लेकर ना तक उसे टवर्ग कहा जाता है। दंत का जो है, दंत से उच्चारण होता है तवर्ग का, और ओष्ठ से उच्चारण होता है पवर्ग का, पवर्ग का। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका उपयोग, इसका उच्चारण कहाँ से होता है और इसका उच्चारण कहाँ से होता है। ये जो है बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो लास्ट में देख रहे हैं व और ह, ये जो है वो कंठ ही होता है। कंठ मतलब कि इसका उच्चारण कंठ से होता है। तो व और ह, कवर्ग के साथ साथ क्या आ जाएगा? व आ जाएगा और ह आ जाएगा। ये क्या है? ये कंठ से उच्चारण स्थान होता है। लास्ट से देखें, उसके बाद फिर लगातार आ जाइए आप या से। तो या और स का उपयोग या उच्चारण किससे होगा? तालु से होगा। तालु में लिख लीजिए या और स, या और स तालु से। उसके बाद आता है र और स, इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, मूर्धा से। और ये बच गया ल और स, इसका उपयोग होता है दंत से, ल और स। पवर्ग प से इसका इसमें किसी का भी उपयोग नहीं होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है, आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे अगर आप अच्छे से समझते हो। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ये होता है, लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट जो है वो कंठ से होता है, कंठ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए लास्ट व और ह, ऊपर और नीचे देखिए क्या है? कंठ है। फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, शुरू से। तो ये जो है या और स, ये होता है तालु से, र और स मूर्धा से, और ल और स ये होता है दंत से। इसको आप भूल नहीं पाओगे। तो आज हमने पढ़ा, आज हमारा टॉपिक था वर्ण, वर्ण विचार। और वर्ण में हम जाने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसका परिभाषा जाना, वर्णमाला जाना और उच्चारण स्थान भी जाना। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर सच में पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है, और अच्छे से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट में लिखिए कैसा वीडियो कैसा लगा,
आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और हिंदी ग्रामर का मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तो आपको और कौन कौन से टॉपिक पे हिंदी ग्रामर का वीडियो चाहिए। और इसके साथ साथ संस्कृत का भी वीडियो आता ही रहेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।